नमस्कार, मैं चंदन कुमार आज के और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाग 4 के अध्याय 3 मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन। उसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जानते हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्रों को। सबसे पहले आषाढ़ के एक दिन नाटक जो है उसके पात्र हैं अंबिका, जो कि ग्राम की एक वृद्धा है। मल्लिका उसकी पुत्री, कालिदास कवि दंतुल राजपुरुष, मातुल कवि मातुल हैं, निक्षेप ग्राम पुरुष, विलोम ग्राम पुरुष, रंगिनी संगिनी दोनों नागरी हैं, अनुस्वार अधिकारी और अनुनासिक भी अधिकारी, और प्रियंगु मंजरी राजकन्या यानी कवि पत्नी जो कालिदास की पत्नी है। तो ये थे हमारे आज के इस नाटक के पात्रों के नाम, जो कि आषाढ़ के एक दिन नाटक का नाम है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। आषाढ़ का एक दिन, इसका अगर प्रकाशन की बात करें तो आषाढ़ का एक दिन की प्रकाशन सन 1958 ईस्वी में हुई और इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है, यानी 3 अंकों में इसे बांटा गया है। तो पहला अंक हम लोग पहला वीडियो में देखेंगे, फिर दूसरे वीडियो में हम लोग दूसरा अंक देखेंगे, फिर तीसरे वीडियो में हम लोग तीसरा अंक देखेंगे। उसके बाद फिर और एक चौथा वीडियो होगा जिसमें हम लोग इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को लेके हम लोग उस वीडियो में आएंगे। तो अंत तक हमारे वीडियो में बने रहेंगे और पहला अंक का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है, यानी हमारा पाठ का नाम है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ वास्तव में सावन महीना से पहले की महीना होती है और इस महीना में बारिश बहुत अधिक होती है, गड़गड़ाहट होती है। तो उसी के विषय में ये नाटक लिखा गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आषाढ़ का एक दिन की बात करें तो यह नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित है और इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है, इन्हें 3 अंकों में। आषाढ़ का एक दिन की अगर बात करें तो आषाढ़ का एक दिन का अगर मूल तथ्य देखा जाए तो आषाढ़ का एक दिन में सफलता और प्रेम में एक को चुनने के द्वंद्व से जूझते हुए कालिदास एक रचनाकार और एक आधुनिक मनुष्य के मन की पहेलियों को सामने रखा है। यही है इनके मुख्य तत्व। अगर इसका मूल तथ्य की बात करें तो आषाढ़ का एक दिन कवि राज कालिदास और मल्लिका की प्रेम कहानी पर रचित नाट्य है। इसमें आषाढ़ का मतलब आषाढ़ एक हिंदी कैलेंडर का महीना है जो सावन से पहले पड़ता है। इस महीने में उत्तर भारत में बारिश के मौसम की शुरुआत होती है। यह महीना वास्तव में भगवान विष्णु का महीना होता है। वर्षा ऋतु की विधिवत शुरुआत भी इसी महीने से होती है। तो चलिए, ये तो मूलभूत जानकारियाँ हुई आषाढ़ के एक दिन के बारे में। तो आज हम लोग जानते हैं इस नाटक को विस्तार पूर्वक। पर्दा उठाने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की हैं परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई है। बीच बीच में गेरू से स्वस्तिक चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी डेवड़ी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प मतलब पलंग की बात की जा रही है। तल्प किसे कहा जाता है? पलंग को। तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। किससे? गेरू, हल्दी एवं कमल तथा शंख से क्या बनाए गए हैं? शंख बनाए गए हैं। गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर बड़ा सा झरोखा है जहाँ से बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है। आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सजा कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। मिट्टी के जो घड़े होते हैं, कुंभ रखे हैं जिन पर कालिक और काई जमी है। उन्हें
कुशा से ढक कर ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। झरोखे से सटा एक लकड़ी का आसन है जिस पर बाग छाल बिछी है। चूल्हे के निकट दो चौकियां हैं, उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। छाछ मतलब जिसे हम लोग सूप बोलते हैं, उसमें क्या करती है, धान फटक रही होती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर भी अंबिका के पास आ जाती है। मल्लिका, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा। मल्लिका जो है वो कहती हैं कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा किसे कहती है? अपने माँ से, अंबिका से। धारासार वर्षा इसका अर्थ होता है मूसलाधार बारिश या तो फिर लगातार बारिश कह सकते हैं। दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि और मैं भी तो देखो न माँ कैसी भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल पर बैठकर उसके कंधों पर सिर रख देती है। फिर कहती है कि गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। कौन कहती है? मल्लिका। किसे कहती है? अपनी माँ से, अंबिका से। उसके केसों को चूमकर खड़ी होती हुई ठंड से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? जुड़ा का अर्थ है ठंड लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी, इसलिए इसे भी आप याद रखेंगे। जुड़ा जाऊंगी, जुड़ा का अर्थ होता है सर्दी लग जाएगी, ठंड लग जाएगी। अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है। गुस्सा जाती है। कौन? उनकी माँ अंबिका। किस पर? मल्लिका पर। अंबिका सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर है। तल्प मतलब चौकी पर है, यानी पलंग पर है। मल्लिका, तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए? अपनी माँ से कहती है। अंदर को चल देती है कहकर। कौन? मल्लिका। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ। फिर द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा लेती। चारों ओर धुआंरे मेघ घिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अनसुख भी हवा ने उड़ा दिया। अनसुख का अर्थ होता है दुपट्टा। दुपट्टा क्या होता है? दुपट्टा भी हवा ने उड़ा दिया। फिर बूंदें पड़ने लगी। अंबिका से आंखें मिल जाती है। वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। कौन बताती हैं? मल्लिका। जब बारिश से वो भीग कर आती हैं तब वो अपनी माँ से कहती हैं कि वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लेती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं। बीच बीच में उसकी झलक भी दिखाई देती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ, कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह! कौन कह रही है? मल्लिका अपने जो बारिश में भीगी हुई है उनका एहसास कर रही है। प्यार में डूबी हुई थी, प्रेम में डूबी हुई थी, वो भी एहसास कर रही है मल्लिका। शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श गुनगुनाने लगती है। फिर कहती है कि बाहर आ जाती है और कहती है, माँ, आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया है। जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों की को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है,
क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? फिर अंबिका कहती है मल्लिका से, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। फिर मल्लिका कहती है, काम तो तुम हर समय करती हो माँ, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। फिर अंबिका के पास आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान पटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है। उसके बाद, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, कहती है मल्लिका अपनी माँ से। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो ना माँ, करो ना, क्यों नहीं बात करती? फिर अंबिका उनकी माँ मल्लिका से कहती है, क्या बात करूँ? मल्लिका कहती है, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हो, यह कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ तो कहो माँ। फिर अंबिका कहती है अपनी बेटी से मल्लिका से, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उससे ले लेती है। मुझे सब अच्छा लगता है और मैं घर में अकेली कब होती हूँ, तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। फिर मल्लिका कहती है अपनी माँ से, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रख देती है। कुंभों मतलब घड़ों के पास रख देती है और कहती है, मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो, कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो। भर्त्सना, भर्त्सना का मतलब होता है निंदा, डांट, फटकार करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ। मतलब मल्लिका कहती, कभी तो तुम मुझे डांटो, कभी तो मुझे फटकारो, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम में बाधा डालती हूँ। और कभी कहती हो, पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल देती है, मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो माँ? फिर अंबिका कहती है अपनी बेटी मल्लिका से, दूध औटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। मल्लिका, नहीं, तुम पहले बताओ। अंबिका फिर कहती है, और जाकर थोड़ी देर तल्प पर विश्राम कर लो। तल्प मतलब चौकी यानी पलंग पर विश्राम कर लो, मुझे अभी काम करने दो। मल्लिका फिर कहती है, नहीं माँ, विश्राम करना है, विश्राम नहीं करना है। नहीं माँ, मुझे विश्राम नहीं करना है, थकी कहाँ हूँ जो मैं विश्राम करूँ? मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है, रोम अभी भी तक सिज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। फिर अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आंखें पोंछती है और उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? अंबिका फिर कहती है अपनी बेटी से, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका फिर कहती है, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है, सौगंध मतलब मेरी कसम है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। फिर दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों की टापो शब्द सुनाई देती है, खड़बट खड़बट खड़बट। अंबिका उठकर झरोके के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह जाकर झरोके से देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, मल्लिका ये कौन है माँ, किनकी आवाज़ सुनाई दे रही है? अंबिका फिर कहती है, संभवतः राज के कर्मचारी हैं। मल्लिका, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अंबिका बताती हैं, जाने क्या कर रहे हैं, कभी वर्षों में ये आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती है और जब भी दिखाई देती है कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी, और लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब भी मैंने ये आकृतियाँ यहाँ देखी थी। यहाँ स्पष्ट है कि उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी, महामारी में। यानी घोड़ों की जब भी आवाज़ आती है तो समझ लेना है कि महामारी या युद्ध होने वाली है और उसी में उनके पिता की मृत्यु हुई थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। मल्लिका फिर कहती है अंबिका से, परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? फिर उनकी माँ अंबिका कहती है, न जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाँह से पकड़कर रोक लेती है और मल्लिका फिर कहती है, माँ तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है, उसकी आंखें झुक जाती है। अंबिका फिर कहती है, अग्निमित्र आज लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। मल्लिका लौट आया है कहाँ से?
अंबिका, जहाँ मैंने उसे भेजा था। मल्लिका, तुमने भेजा था? होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, वह बढ़कर अंबिका के पास आ जाती है। किंतु मल्लिका कहते हैं, किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः स्वर में और उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती। कौन कहती है? मल्लिका। क्या कहती कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर भी उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ। अंबिका धान को मुट्ठी में ले लेकर जैसे मसलती हुई छाछ में गिराने लगती है। अंबिका फिर कहती है, मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। कहते हैं। फिर मल्लिका कहती है कि क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का कोई अधिकार है? अंबिका फिर कहती है, मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर झटक कर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका फिर कहती है, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कह रही अंबिका, तुम न कहो, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसके कंधों पर हाथ रख देती है। मल्लिका फिर कहती है, ऐसा क्यों कहती हो माँ? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। अंबिका, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। अपवाद का मतलब होता है बदनामी, लांछन। आप इसे याद रखेंगे। अपवाद का मतलब होता है बदनामी या लांछन, मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका बाहें घुटनों पर रखकर उन पर सिर टिका लेती है। फिर मल्लिका कहती है, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है। तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझसे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये कहती है मल्लिका, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खींच जाती है। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर। हाँ। मल्लिका फिर कहती है, माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका फिर कहती है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। आत्म प्रवंचना मतलब, इसका मतलब होता है अपने आप को धोखा देना। भावना में भावना का वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है? भावना में भावना का वर्णन। हाँ। मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखती रहती है। फिर कहती है मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी बहुत कुछ होता है। अंबिका फिर धान फटकने लगती है। अंबिका, होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है। फिर मल्लिका कहती है, सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। अंबिका, ग्राम के अन्य लोग उसे उतना ही नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती है। मैं उससे घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश तथा विवशता की रेखाएं एक साथ खींच जाती है। मल्लिका फिर माँ। मल्लिका कहती है, माँ। अंबिका कहती, अन्य लोगों को उसे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। इस प्रकार फिर मल्लिका कहती है, ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। चली जाती है। कालिदास का एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर में लहू टपक रहा है। हरिण शावक हिरण का एक बच्चा है जिसके शरीर से क्या हो रहा है? लहू टपक रहा है। वो कालिदास उसे गोद में लेकर आते हैं और कालिदास कहते हैं,
हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। वो बात कर रहे हैं हरिण के बच्चे से। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे, हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। इस प्रकार बात कर रहे हैं कालिदास अपने हिरण के बच्चों से, और उसे हाथ से सहला रहे हैं और वो घर में प्रवेश कर रहे हैं। आस्तरण का अर्थ होता है बिछावन या बिस्तर। बिस्तर पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। घृत मतलब घी, घी का क्या होगा, लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे, और खाएंगे ना। किससे बात कर रहे हैं, हरिण शावक से। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका या आहत, हरिण शावक प्रश्न करती है मल्लिका कालिदास से, यह आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया, क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी। कालिदास फिर मल्लिका से कहते हैं कि आज ग्राम प्रदेश में कोई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को बख्श से सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हम थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। मल्लिका माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़लने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है, मतलब उदास है। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाते लगता है। कालिदास फिर कहते हैं, हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। यह कुलाज भरता मेरी गोद में आ गया। वह मल्लिका की बातों पर न आकर वह सिर्फ और सिर्फ हरिण शावक से बात कर रहा है कालिदास, और कहता है कि हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। मैंने कहा तुझे वहाँ से ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखों और उसका ही स्नेह मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका फिर कहती है, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी। वास्तव में मल्लिका का प्रेमी यहाँ पर कालिदास को दिखाया गया है, और वह कहती है कि माँ बहुत रुष्ट हैं, यानी उदास हैं। उनको पता चल गया है कि मैं तुम्हारे साथ पानी में भीग रही थी, वर्षा में भीग रही थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है, बदनामी की बहुत चिंता रहती है, लांछन की बहुत चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। इस प्रकार ऐसे ऐसे करके फिर दंतुल आते हैं और दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। दंतुल कहते हैं कालिदास से। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लेकर थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। किसे कहते हैं, दंतुल से। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ। अचानक जब दंतुल घर में प्रवेश करते तब कालिदास और दंतुल में बहस छिड़ती है। दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं है, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ।
वास्तव में हरिण शावक को जो मारा था तीर, वह दंतुल ने मारा था। और उनका कहना है कि मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर नहीं पाता। अनुसरण वास्तव में नहीं कर पाता, क्योंकि जो हरिण शावक को मैंने मारा था उसी का रक्त की बूंदों से मैं यहाँ तक आया हूँ, दंतुल कहता है। फिर कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है और कहता है दंतुल, मैं तुम्हारे दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास फिर कहता है, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल फिर कहते हैं कालिदास से, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर कहते हो? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका फिर कहती है, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? फिर दंतुल मल्लिका से कहता है कि क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? फिर कालिदास कहता है, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और अन्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास फिर कहते हैं दंतुल से, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल फिर कहते हैं, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते हो कि राजपुरुष के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास फिर कहते हैं, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। पार्वत्य भूमि का अर्थ होता है पहाड़ी क्षेत्र। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर किसी आस्तरण पर, आस्तरण मतलब बिस्तर पर, अंबिका सहसा अंदर से आती है। अंबिका फिर कहती है, इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावक के लिए नहीं है। अंबिका कहती है कि यह तल्प मतलब पलंग और आस्तरण मतलब बिछौना या बिस्तर हरिण शावक के लिए नहीं है। फिर मल्लिका कहती है, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए होते हैं, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो। मल्लिका, इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। फिर दंतुल कहता है, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। फिर दंतुल कहता है, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभव तो इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास फिर कहते हैं संभवतः। दंतुल फिर कहते हैं संभवतः क्या? मल्लिका फिर कहती है, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास, निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। फिर दंतुल कहते हैं, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? मल्लिका फिर कहती हैं कि हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? दंतुल कहते हैं, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका फिर कहती है कि उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है, आश्चर्यचकित होकर। दंतुल फिर जवाब देते हैं, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की। ऋतु संहार जो कालिदास की है उसे सम्राट ने पढ़ा और उनकी प्रशंसा की, इसलिए आज उज्जैनी का राज ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी रहती है।
मल्लिका फिर उज्जैनी का राज उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन? ये प्रश्न करती है दंतुल से। दंतुल जवाब देते हैं, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। फिर चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उससे देखती है, उसमें जो दूध शेष है उसमें एक छोटे पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। ऐसे हाथ ऐसे अस्थिर हैं जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला होंठ दांतों में दबाए दौड़कर उसके निकट आती है और मल्लिका कहती है, तुमने सुना माँ, तुमने सुना माँ, राज उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। फिर कहती है अंबिका, गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, उसमें शर्करा मिला दी है। मल्लिका, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना चाहिए, मतलब किसी का आगमन यहाँ नहीं होना चाहिए। और अंबिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि कालिदास को सम्मान मिलने वाला है। मल्लिका फिर कहती है, आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूँ। दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है। तुम्हें इस दूध से नहला दूँ माँ? पात्र ऊंचा उठा देती है अंबिका, पात्र उसके हाथ से ले लेती है। मल्लिका खुशी के मारे पागल हो रही है। अंबिका फिर कहती है, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका कहती है, तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं, राज उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम। अंबिका फिर कहती है, दूध पी लो बेटी, और फिर से वर्षा में भीगने का मोह न हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरन बिछा दूँ। आस्तरन मतलब बिस्तर बिछा दूँ, मैं जैसी निष्ठुर हूँ रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल देती है। मल्लिका कहती है, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो, मैंने कब कहा तुम निष्ठुर हो? अंबिका फिर कहती है, नहीं, तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। फिर मल्लिका कहती है, माँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। मल्लिका फिर कहती है, नहीं, उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो, राज उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। फिर उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है, अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। अंबिका उठ खड़ी होती है और कहती है, मैं कह चुकी हूँ, मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है। मल्लिका, क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? पूर्वाग्रह का अर्थ है पहले से कोई धारणा बना लेना। पहले से आप क्यों इस तरह धारणा बना लेती हो? क्यों तुम उनके संबंध में उदारतापूर्वक नहीं सोच सकती? अंबिका कहती है, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। अंदर जाने लगते मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है और मल्लिका कहती है, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती रहती है और कहती है, जहाँ दोष है वहाँ अवश्य वह दोष देखती है, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? फिर अंबिका कहती, वह व्यक्ति आत्मसीमित है। आत्मसीमित का अर्थ है अपने तक ही केंद्रित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। मल्लिका फिर कहती है, इसलिए कि वे मातुल की गौवें न हाँक कर बादलों में खोए रहते हैं। अंबिका, मुझे मातुल से और उसकी गौवों से प्रयोजन नहीं है, मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। मल्लिका कहती है, बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथों से पकड़कर झरोखे के पास आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। और कहती है अंबिका कि मैं भी चाहती हूँ तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, वह भावना क्या है? मल्लिका कहती है, मैं उसे कोई नाम नहीं देती। अंबिका के पैरों के पास बैठी जाती है। अंबिका कहती है, फिर परंतु लोग उसे नाम देते हैं, यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता है? फिर मल्लिका कहती है, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ, तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना बीता है, मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है,
उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती है। वास्तव में कालिदास निर्धन है, वो साधनहीन है, अभावग्रस्त है, वो हम हमसे कैसे शादी कर सकते हैं, कैसे विवाह कर सकते हैं, समझा रही है मल्लिका अपनी माँ को। फिर अंबिका कहती है, और अब जब कि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा। मल्लिका कुछ क्षण चुपचाप रहकर अपने पैरों को देखती रहती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। मल्लिका कहती है अपनी माँ से कि यह तुम्हारी भाषा नहीं, ये विलोम की भाषा है। विलोम। अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति की अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है, परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका यह तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर कह दो यह मेरी नहीं विलोम की भाषा है। वास्तव में विलोम एक ग्राम पुरुष है और वह उनका घर आता था, इसलिए वो कहते हैं मल्लिका अपनी माँ से कि यह विलोम की भाषा है, उन्होंने ही तुम्हें समझाया होगा। मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षण चुप बैठती रहती है, फिर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका फिर कहती है, माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं और बाहर से मातुल आते हैं। मातुल वास्तव में कवि हैं। अंबिका, अंबिका, घर में हो कि नहीं? अंबिका और मल्लिका डेवड़ी की ओर देखती है। मातुल अस्त व्यस्त सा आता है। मातुल फिर कहते हैं, हो, घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मल्लिका, क्या हुआ है आर्य मातुल? मातुल, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि यह इस तरह कुलद्रोही बने? मल्लिका फिर कहती है, परंतु उन्हें तो सुना है राज की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मल्लिका, परंतु आप तो कह रहे हैं। मातुल, मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका, किंतु? मातुल, 2 रथवा और 4 अश्वारोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह के एक दोहित्र का पुत्र गुप्त राज की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका फिर कहती है, तुम अपने भागिने की बात कर रहे थे? मातुल फिर कहते हैं, उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से राज की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और वे वंशज कहते हैं, वंशावतंस कहते हैं। इस प्रकार वंशावतंस का मतलब होता है वंश का चिराग, यानी वंश का नाम रोशन करने वाला। मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मैं राज की मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है। मल्लिका कुछ क्षण विस्मृति सी खड़ी रहती है। मल्लिका, वे राज के सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मातुल, मेरी समझ नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है? मल्लिका फिर कहती है कि कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ चुभता है। अंबिका कुछ सोचती सी अपने अंशुक को उंगलियों में मसलने लगती है। अंबिका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल उसी तरह टहलता रहता है। मातुल फिर कहते हैं कि अवश्य जाएगा, वे लोग इसके अनुचर हैं जो अभी स्तुति करके इसे ले जाएंगे। अंबिका कहती है, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भगिनी लोक नीति में निष्णात है। अंबिका कहती है,
भागिने लोकनीति, इसका अर्थ होता है भांजा। भांजा लोकनीति, भागिने जिसे हम लोग भांजा कहते हैं। फिर मातुल सहसा रुक जाती है। मातुल यह लोकनीति है, तो मैं कहूँगा कि लोकनीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। फिर टहलने लगता है। मातुल कहता है, जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान, वह अपना मन बदल भी सकता है, और बदल गया तो बदल गया। फिर रुक जाता है। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप बाहर से आता है। निक्षेप कौन है? ग्राम पुरुष है, वह भी बाहर से आता है और कहता है, मातुल आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल फिर कहते, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौटकर न आऊँ तुम आचार्य के पास रहना? निक्षेप फिर मातुल से कहते हैं, परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हैं, तो परंतु तुरंत आपको सूचना दे दूँ। मातुल, यह भी कहा था, किंतु यह भी तो कहा था कि तुम्हारी समझ में आ गया, वह नहीं आया। निक्षेप कहता है, किंतु मातुल किंतु क्या? मातुल मूर्ख है, बताओ तुम मुझे मूर्ख समझते हो? निक्षेप, नहीं मातुल। मातुल फिर, मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने कहा, क्या कहा है? निक्षेप कहता है, उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं प्रकट होती है। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है, मातुल के मुख रेखाएं भी तृष्णा रेखा में बदल जाती है। मातुल कहते हैं, कालिदास की कविता। फिर टहलने लगता है। न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। रुक कर अंबिका की ओर देखता है और कहता है, इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का इतना ज्ञान नहीं, और तुम लोक नीति की बात कहती हो। आप एक हरिण शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की, कवि कुलगुरु यह समय इस रूप से घर में जाने नहीं है। उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े, जैसे रास्ते में सांप देख लिया। मल्लिका अंबिका के पास आसन जाती है। मातुल फिर टहलने लगता है। अंबिका मल्लिका मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। अंबिका कहती है कि मल्लिका मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो, मतलब बैठने के लिए कुछ भी ला दो। मल्लिका उठने लगती है, परंतु मातुल उसे रोक देता है। मातुल कहता है कि नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निक्षेप अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता मातुल कोने तक जाकर लौटता है। मैंने कहा, कविवर्य आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं, राज की ओर से आपका सम्मान होगा। रुक जाता है। सुनकर रुक कर जलते अंगारे की सी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राज के मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसा कहा, राज की मुद्राएं आपके विरह में भूली जा रही हो। और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था, और यह धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया है। निक्षेप फिर कहता है, किंतु मातुल मैं तो समाचार देने आया था कि। मातुल कहते हैं, और मैं समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए हैं। अब इतना कीजिए कि वे कविकुल शिरोमणि जहाँ भी हों उन्हें ढूंढकर ले आइए। बाहर की ओर चल देता है। मेरा कर्तव्य कहता है कि जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि उसे जहां देखूं वहीं चोटी से पकड़कर चला जाता है। फिर निक्षेप कहता है, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है मल्लिका, परंतु कालिदास इस समय कहाँ हैं? निक्षेप कहते हैं कि कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। मल्लिका कहती है, आपने उन्हें देखा? निक्षेप, देखा है। मल्लिका, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। निक्षेप, मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहाँ जाए,
मल्लिका, क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? निक्षेप, मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाएं, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थितियों को समझना नहीं चाहते। कालिदास हठ कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका कैसी विचक्षणता है! उसके बाद विचक्षणता मतलब अनोखापन, विचक्षणता है। निक्षेप कहता है विचक्षणता, अंबिका कहती है विचक्षणता ही तो है, विचक्षणता ही तो है। निक्षेप कहते हैं इसमें विचक्षणता क्या है, मतलब विचक्षणता का मतलब अनोखापन क्या है। अंबिका तीखी दृष्टि से निक्षेप को देखती है। अंबिका राजकवि का सम्मान करना चाहता है, कवि सम्मान के प्रति उदासीन, जगदम्बा के मंदिर में साधन निरत है। राज के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है, इतना बड़ा नाटक विचक्षणता नहीं है। निक्षेप, कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका, मुझे विश्वास है कि उन्हें राज के सम्मान का मोह नहीं है, वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन आदि पड़े हैं। अंबिका कहती है नहीं चाहता हूँ। एक थाली लाकर कुंभ से उसमें चावल निकालने लगती है। निक्षेप, मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है कि वह यह हट छोड़ दे। अंबिका, हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या न छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। निक्षेप कहता है कि कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्ति का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका कहती है तो उसमें बाधा क्या है? निक्षेप, मैंने अनुभव किया है कि उनके हठ के फूल मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मल्लिका, मैं जानती हूँ वह रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उसका सामना हो चुका है। निक्षेप, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज को कोई हानि नहीं होगी, राज कवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे कुछ भी दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी होती है। मल्लिका कहती है नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है, उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है। अंबिका कहती है मल्लिका। फिर मल्लिका स्थिर दृष्टि से अंबिका को देखती है और कहती है माँ। अंबिका फिर कहती है मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहाँ जाने के पक्ष में नहीं हूँ। फिर निक्षेप कहता है निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। मल्लिका फिर कहती है यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य। निक्षेप बिना अंबिका की ओर देखते बाहर को चल देती है। अंबिका की दृष्टि आंखों में क्रोध की लहर उठती है जो पराजय के भावों में बदल जाती है। निक्षेप अंबिका के भाव को लक्ष्य करता क्षण भर रुका रहता है। फिर निक्षेप क्षमा चाहता हूँ अंबिका। मल्लिका की माँ से क्षमा मांगता है। निक्षेप मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंदे खड़ी रहती है, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है और जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। आंखों से आंसू उमड़ आते हैं जिन्हें वह आंचल से पोंछ लेती है। प्रकाश कम हो जाता है। अंबिका के कंठ से रुंधा सा स्वर निकलता है। अंबिका कहती है भावना। ओह। आंचल में मुंह छिपा लेती है। प्रकाश कुछ छिन्न हो जाता है। तभी डेवड़ी के अंधेरे में अग्नि काष्ठ
कि लौ चमकती उठती विलोम अग्निकाष्ठ हाथ में लिए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर रुक रहता है, फिर पास चला आता है। विलोम कहता है कि घिरे हुए मेघों ने आज अंधकार कर दिया है अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? आश्चर्य है तुमने दीपक नहीं जलाया। अंबिका कहता है विलोम से अंबिका कहती है विलोम से कि विलोम तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर विलोम कहते हैं दीपक जला दूं? विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। अंबिका कहती है चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना मल्लिका को सही नहीं है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वह नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊँ, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। अंबिका फिर कहती है विलोम से मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती हूँ। फिर विलोम कहता है अंबिका से देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखित कब नहीं रही अंबिका? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका मैं नहीं जानती। फिर विलोम राज की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ उसका जानने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। अंबिका कहती है मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। विलोम तुम मल्लिका की माँ इस समय मैं सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। अंबिका कहती है मैंने तुमसे कहा है विलोम तुम चले जाओ। विलोम कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका, क्यों? तुमने इतने वर्ष सारे पीड़ा इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई तोड़कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो, और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती? फिर अंबिका कहती है तुम यह कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे विलोम। मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। फिर विलोम कहता है मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं उससे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। कालिदास का आगमन होता है और कहते हैं अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम, और वह झरोके की ओर चली जाती है। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार ले के लिए उत्सुक होते हो। कहो आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? विलोम फिर कहते हैं कालिदास से छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास विलोम से मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। उस वृत्ति ने संभव तो छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। विलोम आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। कालिदास सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? विलोम दुख, हाँ हाँ बहुत। एक मित्र के बिछुड़ने का किसे दुख नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे? कालिदास मैं नहीं जानता। विलोम मैं जानता हूँ आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे? सुना है वहाँ जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहाँ के जीवन में कोई तरह के आकर्षण है, रंगशालाएँ, मदिरालय और तरह तरह की विलास भूमियाँ। मल्लिका फिर आती है और कहती है आर्य विलोम यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही है। विलोम मैं जानता हूँ कि तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं
अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। वह कहता है, विलोम, कि मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। फिर आगे कालिदास विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि कालिदास की हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, निस्संदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। ये किनका कथन है? विलोम का। कि विलोम कहता है कि विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट हैं। ये कथन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कालिदास निस्संदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम, अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर भी प्राप्त न हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना। कालिदास कहते हैं, वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। विलोम कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना। कालिदास कहता है, मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। विलोम कहता है, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। मल्लिका, आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। इसी प्रकार मल्लिका आती है और कहती है कि इस प्रकार अनर्गल क्षम्य नहीं समझती, मतलब पैर की बात यानी बेईमानी, बेसिर क्षम्य नहीं समझती। विलोम, अनर्गलता, इसमें अनर्गलता क्या है? इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास? मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है। क्यों अंबिका? अंबिका कहती है, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और न ही जानना चाहती। मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं आप लोग? विलोम, ठहरो अंबिका। आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। मल्लिका, आर्य विलोम, आप विलोम, उसे दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं है कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या? मल्लिका फिर कहती है, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है? परंतु संभव है कि कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करें। क्यों कालिदास? फिर इस प्रकार कालिदास कहता है, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में ही अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। विलोम, अनाधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका? तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं, विलोम, दूसरे के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? अंबिका कहते, मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। अंदर चली जाती है। फिर विलोम कहता है, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से भी पूछ लें तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसे हैं। कालिदास कहते हैं, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैंने इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। विलोम कहता है, निस्संदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं है कि? मल्लिका फिर आती है और कहती है, आर्य विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हो।
मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। विलोम मल्लिका से कहता है, यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। और एक बात कालिदास से भी करना चाहता था कि तुम कालिदास में के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो कि विलोम तुम्हारा ही शुभचिंतक है। कालिदास फिर कहता है विलोम से, यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है। विलोम कहता है, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुँचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए। फिर मल्लिका कहते, फिर उदास हो गए। देखो तुम मुझे वचन दे चुके हो। फिर कालिदास मल्लिका से कहता है, फिर भी एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राज्याश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है। मल्लिका कहती है, और वह प्रश्न मैं हूँ ना। यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। उमड़ते आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकती और ऊपर की ओर देखने लगती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छालेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सुना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है मल्लिका। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। कालिदास फिर कहता है मल्लिका से, चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती। मल्लिका, मेरी आंखें इसलिए गीली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। उसके पैरों के सामने बैठकर उसके घुटनों पर कोहनियाँ रख देती है। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा। यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। कोहनिया पर ठोड़ी भी रख लेती है। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हारे घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। फिर कालिदास कहता है मल्लिका से, तुम पूरी तरह नहीं समझ रहे मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो। यह आकाश और ये मेघ है। यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। वास्तव में कालिदास मल्लिका से दूर नहीं होना चाहता है, उसके प्रेम में बंधा हुआ है। वह प्रेम से बिछड़ना नहीं चाहता है, मल्लिका से बिछड़ना नहीं चाहता है। फिर मल्लिका कालिदास से कहती है, यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। कालिदास फिर कहता है, नई भूमि सुखा भी तो हो सकती है ना मल्लिका। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पा लेगी। फिर कालिदास कहता है, और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। मल्लिका फिर कहती है, यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। कालिदास फिर भी कई कई आशंकाएं उठती हैं। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मल्लिका, मेरी ओर देखो, अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इन सबको तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होऊंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूँगी, पर्वत शिखर चली जाऊँगी और उड़कर आते मेघों में गिर जाया करूँगी। लगता है फिर वर्षा होगी। यूँ भी बहुत अंधेरा हो गया। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। फिर कालिदास कहते हैं, मुझे जाने के लिए कह रही हो मल्लिका। हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूँगी, बहुत घूमूंगी और हर संध्या
को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूँगी। कालिदास, इसका अर्थ है तुमसे विदा लूँ? मल्लिका कहती है, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। और वास्तव में कालिदास को ये डर रहता है कि कहीं मल्लिका से हम बिछड़ न जाएं, मल्लिका हमसे दूर न हो जाए, मल्लिका हमसे बात न करने लगे। जाओ। इस प्रकार कालिदास पल भर आंखें मूंदे रहता है, फिर भी झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर बैठ जाती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है और सात वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने रोकने का प्रयत्न करती हुई सिसक उठती है। अंबिका अंदर से आकर उसे सिर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है। अंबिका कहती है, मल्लिका। मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है और झरोखे से पास जाकर उसके सिर टिका लेती है। अंबिका कहती है, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। मल्लिका कहती, मुझे यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हैं, कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। अंबिका, रो नहीं मल्लिका। मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों से जो बरस रहा है यह दुख नहीं है, यह सुख है माँ, सुख। इस प्रकार ये कथन मल्लिका कहती है और इसी प्रकार अंबिका के वक्ष में मुंह छिपा लेती है। पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा का शब्द ऊंचा हो जाता है। इस प्रकार मल्लिका और कालिदास अलग हो जाते हैं और कालिदास जाने के लिए तैयार हो जाता है। मल्लिका उन्हें जाने की सलाह देती है। वास्तव में दोनों प्रेम में घिरे होते हैं, एक दूसरे से बेपनाह प्रेम करते हैं, जिस कारण अलग होना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सम्मान की बात है जिस कारण उसे जाने के लिए भी मल्लिका कहती है। ये था आज का पहला अंक। इसके बाद हम लोग दूसरा अंक अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आषाढ़ का एक दिन, जो कि बहुत ही अच्छा नाटक है। इसे हम लोग अंत तक अवश्य देखेंगे। ये पहला अंक था, फिर दूसरा अंक, फिर तीसरा अंक, इस प्रकार सभी अंकों को एक एक करके देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।